तो नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है नील्स बोहर मॉडल की कमियां कहें या सीमाएं कहें या फिर दोष कहें कि नील्स बोहर मॉडल में क्या क्या कमी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि नील्स बोहर मॉडल है वो स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव को समझाने में असफल रहा। पहली कमी की बात करें कि एक होता है जीमान प्रभाव, एक होता है स्टार्क प्रभाव। तो यह सिद्धांत था जो नील्स बोर का था कि जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव को समझाने में असमर्थ रहा। तो जीमान प्रभाव क्या होता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया गया, उस स्पेक्ट्रम को यदि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में कई सूक्ष्म रेखाएं आती है। इन रेखाओं की व्याख्या है वो नील्स बोहर का मॉडल नहीं कर सका कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर यदि अपने स्पेक्ट्रम लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम लिया जाए तो स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं आती है। इन रेखाओं की व्याख्या है वो नील्स बोर नहीं कर सका। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन को ही जीमान प्रभाव कहा जाता है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन को ही क्या कहा जाता है, स्टार्क प्रभाव। तो सबसे पहले आपने बात कही कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहा जाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का बंटना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन है वो स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि जीमान, इसमें मैं आ रहा है, देखो जीमान मैं आ रहा है, मैं से बनाना मैग्नेट, मैं से बनाना होगा आपको मैग्नेट यानी कि चुंबक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें देखो स्टार्क तो विद्युत से ही समझते हैं। स्टार्क ऐसे याद रखना, स्पार्किंग अपने स्पार्किंग, कई बार लाइट में स्पार्किंग होती है तो ये स्टार्क को स्पार्क से याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति वाला नियम है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन हो जाता है जिससे जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव कहा जाता है। नील्स बोहर इन दोनों प्रभावों की व्याख्या करने में असफल रहा कि ये विपाटन होता है तो होता क्यों है। यदि अपने ऐसे करें कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम लिया गया है, यानी कि तीसरी कमी की बात करें अपने कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को यदि उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से लें, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि हाई क्वालिटी की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसकी विभेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, तो उस विभेदन क्षमता वाले यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी विभेदन क्षमता यदि उच्च हो
उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यदि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उस स्पेक्ट्रम में, जैसे ये मान लो स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर कई जगह देखा कि रेखाएं आ जाती है, उस रेखाएं आ जाती है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इन रेखाओं को देखा जाए तो एक रेखा है वो कई सूक्ष्म रेखाओं में बटी होती है। इनको भी उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया ना, तो एक रेखा थी वो कई सूक्ष्म रेखाओं के अंदर क्या हो रही है, ये बंटी हुई है। तो इनकी व्याख्या करने में भी ये एक रेखा है वो कई सूक्ष्म रेखाओं में बंटी हुई क्यों है, इसकी व्याख्या हाइड्रोजन है वो, ये नील्स बोर है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में बंटी हुई होती है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका आगे और अध्ययन करने पर। लेकिन ये विपाटन आगे क्यों होता है, इस प्रकार का विपाटन क्यों पाया जाता है, एक रेखा का कई सूक्ष्म रेखाओं में बटा होना, इसको भी नील्स बोर है वो समझाने में असफल रहा, यानी कि ये नील्स बोर की कमियां रह गई। इसके अलावा नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा में बताया गया, नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा में बताया गया कि नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा ये थी कि mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणज, यानी कि mvr बराबर nh/2π। तो नील्स बोहर महोदय ने ऐसा बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ये mvr क्या है, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है, और h/2π का क्या है, ये पूर्ण गुणज है। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ये mvr बराबर है h/2π सूत्र होता है, ये आया कहाँ से है, mvr बराबर h/2π जो सूत्र होता है ये कहाँ से आया है, इसके बारे में नील्स बोहर बताने में असमर्थ रहा कि ये सूत्र आया कहाँ से है। लेकिन इसको फिर बाद के अंदर डी ब्रोगली ने बताया था कि ये सूत्र कहाँ आया है। डी ब्रोगली ने ऐसा बताया था कि इसने प्लांक के क्वांटा सिद्धांत में बताया गया कि ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, जिसे E बराबर h न्यू कहा जाता है, और आइंस्टीन ने कहा था E बराबर mc² होता है। तो इसको समीकरण नंबर 1 कहो, इसको 2 कहो, समीकरण 1 को 2 को बराबर रख दें तो h न्यू बराबर क्या होता है mc², h न्यू की जगह आप c/λ लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा mc², एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/mc। c यहाँ पर वेग है, वेग को v से लिख दे तो ये आ जाएगा h/mv, और mv क्या होता है, वेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा, तो h/p, और लैम्डा बराबर h/p आ गया। ये डी ब्रोगली समीकरण, इस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। तो डी ब्रोगली ने इसके बाद में बताया कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित, ऐसा नील्स बोर महोदय ने कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा है, जैसे ये मान लो पहली कक्षा है उसमें एक तरंग बनती है, दूसरी कक्षा है तो इसमें 2 तरंग बनेगी, तीसरी कक्षा है तो 3 तरंग बनेगी। जैसे ये तीसरी कक्षा है 3 तरंग बनेगी, एक तरंग हो गई, देखो एक सर्ग है गलत, दूसरी तरंग हो गई और तीसरी तरंग हुई। तीसरी कक्षा में 3 तरंग, दूसरी कक्षा में 2 तरंग, एक तरंग हो गई, 2 तरंग हो गई, दूसरी कक्षा में 2 तरंगें होती है, और पहली कक्षा में केवल एक ही तरंग होती है, ये सर्ग और एक ये गर्त। इस प्रकार से पहली कक्षा में 1 तरंग, दूसरी में 2 तरंग और तीसरी में 3 तरंग। पहली कक्षा की त्रिज्या को मैं R1 से कह दूं, दूसरी की त्रिज्या को R2 से कह दूं, तीसरी की त्रिज्या को R3 से कह दूं, तो परिधि होती है उसको 2πr कहा जाता है।
पहली कक्षा की परिधि को 2πr1 कह दूं, दूसरी कक्षा की परिधि को 2πr2 कह दूं और तीसरी कक्षा की परिधि को 2πr3 कह दूं। पहली कक्षा में एक तरंग है यानी कि 2πr है वो लैम्डा के बराबर है, दूसरी कक्षा में दो तरंग है यानी कि 2πr2 लैम्डा के बराबर है, तीसरी कक्षा में तीन तरंग है यानी कि 2πr3 बराबर 3 लैम्डा के बराबर है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो 2πr1 2 3 इसी प्रकार से 2πrn बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा, और लैम्डा का मान क्या होता है h/p h/mv, तो लैम्डा की जगह h/p h/mv लिख दें तो क्या आ जाएगा, तो लैम्डा की जगह देखो h/p और h/mv लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, mv को इधर ले जाओ 2π को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा mvr बराबर nh/2π, mvr बराबर nh/2π। यही तो नील्स बोर की दूसरी अवधारणा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। लेकिन नील्स बोहर यह समझाने में असमर्थ रहा था कि mvr बराबर nh/2π ये सूत्र आया कहाँ से है, लेकिन इसको डी ब्रोगली ने समझा दिया था। तो ये नील्स बोर जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में विपाटित हो जाती है और mvr बराबर nh/2π कहाँ से आया, इन बातों को ये बिल्कुल समझाने में असमर्थ रहा था। तो ये नील्स बोर की मुख्य कमियाँ थी।